हेलो। यस मैम। हाँ, तो कल हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका कुछ पार्ट देखा था, जो मोटे मोटे जो मतलब मैंने तुमको थोड़ा ऐसे ही बताया था। ठीक है, आज से हम हमारा फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो कल हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि डेफिनेशन क्या है इसकी, बता सकती हो? थोड़ा रिकॉल करो। टैक्स की इनकम टैक्स की। income tax is a charge of a whole income हम्म। during the financial year which is यस। paid to the हम्म। government हम्म। by an individual हम्म। or for utilization of many things like road developments and relief funds and other things. ओके। इसके साथ ही साथ मैंने तुमको बताया था कि उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट मतलब टर्म्स थे कुछ, जिनके बारे में मैंने तुमको बताया था, है ना, बेसिक टर्म्स बताई थी। तो सबसे पहला टर्म्स मैंने बताया था तुमको, पर्सन, है ना। Hmm. पर्सन, पर्सन क्या होता है? कौन कौन सी चीजें पर्सन को रिलेट करती है? Individual commission, salary, नहीं property. नहीं, कमीशन सैलरी ये जो है, ये सैलरी ये तो इनकम से रिलेट करती है। Hmm. कौन कौन सी हेड है इनकम की, तो ये उससे रिलेट करती है। पर्सन जो क्या है, पर्सन है तो पर्सन से रिलेट कौन कौन से कौन कौन जो एसएससीज हैं, मतलब जो टैक्स पेड करते हैं, उनको हम पर्सन मान सकते हैं। कौन कौन को Hmm. मान सकते? जैसे कोई भी जो मतलब जॉब करता हो नॉर्मल इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। एक ह्यूमन हम्म, बीइंग। ठीक है, और इसके अलावा जिसकी उसमें आपने बताया था हिंदू फैमिली, जैसे पूरी फैमिली अगर साथ में है तो सबका एक साथ अनडिवाइडेड हिंदू मतलब फैमिली, हम्म, और और जैसे वो कोई सा काम कर रहा है जिसमें उसको कमीशन मिल रही हो कुछ की। वो नहीं, वो इनकम वाली हेड में आएगा कि इनकम जो है वो कौन कौन सी हेड से हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे। अभी हम सिर्फ पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो पर्सन की श्रेणी में आएगा इनकम टैक्स के लिए। सबसे पहले हमने देखा कि इंडिविजुअल्स मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो कि अर्न करता है, कुछ इनकम करता है एक साल में, अगर वो टैक्स फ्री इनकम से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, दूसरा आ गया कि एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली हो गई। हम्म, इसके अलावा एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म भी हो सकती है। इसके अलावा हम्म, कोई कंपनी हो सकती है, कोई एजेंट या कोई ऐसा मतलब कहना चाहिए अथॉर जो इतनी अथॉरिटी रखता हो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स पेड करने की, वो व्यक्ति भी पर्सन कहला सकता है। ठीक है, हम्म, इसके बाद हम आते हैं एसएससीज, मतलब हम्म, कौन कौन लोग हैं जो इसका असेसमेंट कर सकते हैं, इसका पेमेंट की मतलब इनकम टैक्स पेड कौन कौन करेगा। तो इसमें भी सबसे पहला एक व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, हम्म, हम्म, और वो सारे जो पर्सन की श्रेणी में आते हैं, पर्सन की जो कैटेगरी में आते हैं, वो सारे लोग कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स पेड किसको करना है? जो इनकम टैक्स की जो सीमा है, छूट की जो रिबेट की जो सीमा है, जैसे 2,50,000 की जो रिबेट मिलती है इनकम टैक्स में, तो अगर व्यक्ति 2,50,000 रुपए से ज्यादा अगर उसको इनकम होती है सालाना, तो वो व्यक्ति टैक्सेबल मतलब इनकम टैक्स पेड करेगा, और उसको एक एसएससी की श्रेणी में रखा जाएगा। एसएससी मतलब जो इनकम टैक्स पेड करता है। ठीक है, हम्म, इसके बाद हम आते हैं असेसमेंट ईयर। ओके। असेसमेंट ईयर कौन सा कहलाता है? जिस ईयर में टैक्स पे करते हैं। जिस ईयर में हम टैक्स पेड करते हैं, प्रीवियस ईयर, हम्म, जिस ईयर का हम टैक्स पेड करते हैं। पे हम करते हैं। असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड हम्म, करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो पिछली साल जो इनकम कमाई है, हमको इस साल उसका टैक्स पेड करना है। ठीक है, हम्म, इनकम हेड पर।
तो इनकम जो है वो कौन कौन से हेड की इनकम को हम इनकम में इंक्लूड करते हैं, तो कौन कौन सी हो जाएगी जो मैं तुम बता रही थी? तो सैलरी हो गई उसकी, एक तो प्रॉपर्टी अगर उसकी कोई सी है, उसने उस पे दे रखी है किराए पे, हाउस और प्रॉपर्टी का। कोई सी मशीन उसने अगर हाँ किराए पे हाँ। दे रखी है, या कमीशन, उसको तो पार्टी की कमीशन मिल रही हो, हम्म। या कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्टर, कैपिटल रेवेन्यू, इसके अलावा और जो दूसरी इनकम होती है, जैसे हमको पेटेंट से इनकम होती है, कॉपीराइट से इनकम होती है, लॉटरी अगर कभी खरीदते हैं तो उससे जो हमको इनकम होती है वो भी इसमें शामिल होती है, सट्टे से अगर हमको इनकम होती है तो वो भी हम इसमें शामिल करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक, हमारे कॉन्सेप्ट हो गए कि हमको कौन कौन सी चीजों को क्या क्या है और क्या क्या बोलते हैं, और किन किन लोगों को हम शामिल कर सकते हैं, ये बेसिक चीजें हो गई। अब आते हैं हम कि जो इनकम टैक्स का जो टोटल इनकम है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये भी कल हमने एक छोटे से मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझा था इसको, है ना? तो सबसे पहला जो इसके जो है, तुमको स्टेप लिखना है, कॉपी और पेन निकाल लो। बोलू, स्टेप नंबर 1, बोलिए। कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम, या इसको तुम कह सकते हो कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम और टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ, कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम या टोटल इनकम। तो टोटल इनकम हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं, तो इसको हम 5 हेड्स हैं, इसके 5 टॉपिक्स हैं जिस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब 5 चीजों के अंतर्गत, 5 चीजों से होने वाली इनकम को हम इसमें ऐड करते हैं। सबसे पहला तो इसके लिए लिखो, नंबर 1, ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स aggregate amount of taxable income computed under 5 heads of income. First है सैलरी, सेकंड है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ है कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो सैलरी जो है, तो सैलरी में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा? एक तो जो कैश में हमको सैलरी मिलती है वो, ठीक है, फर्स्ट है सैलरी, तो कैश रिसिप्ट इसके अंतर्गत। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी कंपनी अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको कुछ सुविधाएं देती है ना? जैसे रेंट पर मकान नहीं लेना पड़ता, वो रेंट कंपनी पेड करती है, या कंपनी की तरफ से उनको मकान मिलता है, कंपनी की तरफ से उनको आने जाने के लिए व्हीकल मिलती है। इसके अलावा बच्चों के लिए जो है डेवलपमेंट फंड में से उनको बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी खर्च मिलता है। तो ये सारी चीजें इस सैलरी हेड के अंतर्गत आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना? दूसरा आता है तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत अगर एक व्यक्ति है, उसके एक से ज्यादा मकान है, तो वो मकान जिसमें वो रहता है उसकी छूट रहती है। जिस मकान में वो रहता है उसका उसके रेंट पर उसको टैक्स नहीं पेड करना पड़ता, लेकिन बाकी के जो रेंट मतलब जो रेंटल रहते हैं हाउस, उनकी रेंट के ऊपर टैक्स पेड करता है। इसके बाद आते हैं हम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कोई बिजनेस या प्रोफेशन है
उसके प्रॉफिट पर हम टैक्स करते हैं, ठीक है। फिर है तुम्हारा अगला, कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ मूवेबल आर इमूवेबल एसेट। ऐसी कोई एसेट जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं, और बेचने पर जो गेन होती है हमको, बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो क्या कहलाता है। जैसे तुमने कोई मान के चलो तुम्हारी स्कूटी है, तुमने बेच दी, ठीक है। और उससे जो आने वाली अब जितने में बेची थी उससे तुम या तो कम में बेचोगे या ज्यादा में बेचोगे, तो उससे अगर तुमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो उसको तुम किस श्रेणी में रखते हो, मतलब उसको हम क्या मानते हैं, बताओ। इनकम इनकम, इनकम तो उस साल के लिए होगी वो इनकम, लेकिन एक्चुअली में वो इनकम है क्या। रिपीट करिए क्वेश्चन। जब भी हम किसी एसेट को बेचते हैं तो उससे होने वाली इनकम या उससे होने वाली इनकम नहीं, उससे होने वाला प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमने एसेट खरीदा था उससे अगर ज्यादा में बेचते हैं तो हम उससे जो हमको प्रॉफिट होता है बेचने पर, वो प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। और वो अगर लॉस होता है तो वो कैपिटल लॉस कहलाता है, ठीक है। इतना तो ये तो तुमको पहले भी पता होना चाहिए, कारपोरेट अकाउंट में पढ़ा होगा तुमने। ज्यादा पढ़ा नहीं 2 साल से। उसके बाद आता है तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो दूसरे सोर्स है ये तो हो गए, मतलब ये तो परमानेंट सोर्स हो गए जो हमको पता है। इसके अलावा और कौन कौन से सोर्स है, इंटरेस्ट है, ठीक है। कोई व्यक्ति है उसने किसी को लोन दिया है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, या कहीं इन्वेस्टमेंट किया उसका इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर उसको जैसे उसने बुक्स लिखी है तो उसकी रॉयल्टी आ रही है, कोई संगीत वीडियो या कोई गाना लिखा है तो उसकी रॉयल्टी आ रही है, या फिर लॉटरी से होने वाली इनकम या फिर सट्टे से होने वाली इनकम को हम इसमें जोड़ते हैं। इतना ठीक है। वो एक्चुअली क्या है कि ना जाए इसलिए मेरे को टॉपिक टॉपिक लिख के रखना पड़ता है इसमें। अब इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अभी तक हमने देखा कि हमारी ग्रॉस इनकम जो है वो हम इसको किस तरह से कंप्यूट करते हैं, मतलब किस तरह से हम ग्रॉस इनकम को निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। लिखो, इनकम टैक्स इज अ चार्ज। यहाँ से हमारा आज का शुरू हो रहा है, अभी तक तो हमने पिछला देखा था। Computation of taxable income. Income tax is a charge on the assessee's income. मतलब जो व्यक्ति है जो इनकम टैक्स पेड करता है उसकी इनकम पर चार्ज ही इनकम टैक्स कहलाता है। इनकम टैक्स लॉ lay down the provisions for computing the taxable income on which tax is to be charged. Taxable income calculate in the following manner. अब हम टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखो, नंबर 1, डिटर्मिनेशन द रेसिडेंशियल स्टेटस।
of the person. Number one, determination the residential status of the person. एक व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस हम किस तरह से निकालेंगे? तो इनकम टैक्स कौन कौन पेड कर सकता है? जो इंडिया में रहता है। इसके भी आगे इसका टॉपिक दिया हुआ है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी स्टेप देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो इंडियन है, इंडिया में ही रह करके सर्विस करता है या इंडिया में ही रह करके बिजनेस करता है या उसकी कंपनी इंडिया में रजिस्टर है और वो इंडिया में ही प्रॉफिट कमाता है, तो वो व्यक्ति टैक्स पेड करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। नंबर वन, ठीक। दूसरा एनआरआई, एक तो हो गया इंडियन, दूसरा होता है नॉन, एक तो रेसिडेंशियल इंडियन और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। एनआरआई में क्या हो गया? ऐसे व्यक्ति जो बाहर जाकर के किसी दूसरे देश में जाकर के मतलब वो है तो इंडियन, कंपनी इंडियन है, उसने अपनी ब्रांच किसी दूसरे देश में खोल रखी है ना, वो कंपनी भी टैक्सेबल, मतलब उसकी जो फॉरेन करेंसी जो आएगी वो भी टैक्सेबल होगी। इसके अलावा कोई फॉरेन कंपनी है, अगर उसने इंडिया में अपनी ब्रांच खोल रखी है या उसने अपना हेड ऑफिस बना रखा है, अपनी कंपनी का हेड ऑफिस इंडिया में बना रखा है, तो वो व्यक्ति भी जो है इनकम टैक्स पेड करने के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। ये तो हो गया नंबर एक कि कोई व्यक्ति जो है मतलब जो व्यक्ति टैक्स पेड करने वाला, उसकी रेसिडेंशियल उसका स्टेटस क्या है ये पता करना। नंबर दो कि वो मतलब वो जो व्यक्ति है जो टैक्स पेड करेगा वो किस किस हेड में हमको उसकी जो टोटल इनकम होगी वो किस किस हेड में जमा होगी। तो इसके लिए जो है नंबर दो लिखो, कैलकुलेट द इनकम एज पर promises of respective five heads, वही है जो हमने पहले पढ़ा था। इनकम फ्रॉम सैलरी नंबर वन, नंबर टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर थ्री प्रॉफिट और गेन ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, नंबर फोर कैपिटल गेन्स और नंबर फाइव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये तो हमने टोटल इनकम हमने इसकी जोड़ ली, मतलब हमने क्या किया, एक व्यक्ति है, हम मान के चल रहे हैं कि उसकी सैलरी से भी इनकम होती है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम होती है, उसने कुछ मशीन वशीन बेची है उसकी भी इनकम होती है। इसमें एक हेड इसमें छोड़ दिया, एग्रीकल्चर इनकम नहीं, वो शायद टैक्स फ्री होती है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है। सैलरी हो गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉफिट मतलब ये सारी हेड है, एक व्यक्ति है वो इस सारी हेड से उसको इनकम होती है, हमने इसकी सारी इनकम को जोड़ लिया, ठीक है। इसके बाद नंबर तीन लिखो, कंसिडर्ड ऑल द डिडक्शन, considered all the deduction and allowances given under section given under the respective heads। जो अलग अलग अलाउंसेस और जो डिडक्शन है, मतलब कौन कौन कुछ जो टैक्स टोटल इनकम जाती है उसमें से कुछ अमाउंट हमको डिडक्ट करना पड़ता है, जिसकी छूट मिलती है। उसमें बहुत सारे हेड्स हैं, एक 80cc से लेकर
80 cc से लेकर है 80D तक की है, 80D तक है। जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत जो भी चीजें आती है उनको हम डिडक्ट कर सकते हैं, इनमें से माइनस कर सकते हैं हमारी टैक्सेबल इनकम में से, उनसे हमको छूट मिलती है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अगर हमने किसी तरह का डोनेशन दिया है या रिलीफ फंड में किसी तरह का डोनेशन दिया है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे चल के देखेंगे, तो उनसे हमको छूट मिलती है। तो इन सारी छूटों को हमको क्या करना है, डिडक्ट करना है, कंसीडर करना है इसमें से, टोटल इनकम में से जो छूट है, जो रिबिट है, उनको कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 3। स्टेप नंबर 4 लिखो। Exclude the income exempted under section 10 of the act। इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है, आगे हम पढ़ेंगे। ये एग्जम्प्टेड इनकम कौन सी होगी जिनको हमको इसमें से माइनस करना है, एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पूरी टोटल इनकम हमारी कैलकुलेट की। टोटल इनकम हमारी कैलकुलेट करने के बाद हमने जो डिडक्शंस थे उनको माइनस कर दिया। डिडक्शन मतलब 2,50,000 की जो इनकम उनको फ्री है ये डिडक्ट कर दी उसमें से, और जो दूसरे डिडक्शन है वो हमने माइनस कर दिए। उसके बाद जो एग्जम्प्टेड इनकम है, कुछ इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड रहती है, या कुछ इनकम ऐसी होती है जिनका कुछ भाग एग्जम्प्टेड रहता है और कुछ पार्ट मतलब कुछ परसेंटेज जो है वो एग्जम्प्टेड रहता है और कुछ परसेंट जो है वो इंक्लूड रहता है इसमें। तो जो एग्जम्प्टेड जो रहती है इनकम उसको हमको डिडक्ट करना है इसमें से, तो उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया हमारी इनकम को। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 5 पर। तो ये जो अब आई हमारी, ये जो हमको अब जो इनकम मिली है हमको वो क्या कहलाएगी, पहले हमने टोटल, फिर हमने डिडक्शन को डिडक्ट किया, फिर हमने जो एग्जम्प्टेड इनकम है उसको भी माइनस कर दिया उसमें से। अब जो मिली तो वो क्या मिली हमको, और टोटल इनकम जो बची है टैक्स पे करने के बाद, जो टैक्स पे करनी है वो वाली ग्रास टोटल इनकम। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ इनकम कंप्यूटेड अंडर, देखो एग्रीगेट इनकम computed under 5 heads of income after appealing the provisions, clubbing provisions and making adjustment and carry forward of the losses। हमारे जो लॉसेस हैं उनको भी हम माइनस कर देंगे, उसके बाद जो इनकम आएगी वो हमको कहलाएगी ग्रास टोटल इनकम, इज नोन एज ग्रास टोटल इनकम। ये हमारी हो गई ग्रास टोटल इनकम। इसके बाद नंबर 6 लिखो। अभी जो मैंने तुमको बताया था कि 80C से लेकर 80U तक, मैंने 80 तक, 80C से लेकर 80U तक जितने सेक्शंस हैं उसके अंतर्गत जो भी डिडक्शन हमको मिलेंगे वो सब हमको इसमें से डिडक्ट करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो नंबर 6 लिखो, डिडक्ट डिडक्शन
adjusted under the section 80C to 80U. So that टोटल इनकम। अब जो बैलेंस आया वो क्या कहलाएगा? टोटल इनकम कहलाएगा। इसके बाद अगला स्टेप है टोटल इनकम इज राउंड अप। अब हमारी जो टोटल इनकम आई हमारे, इसको आपको राउंड अप करना है। जैसे कि कभी कभी क्या आता है, कुछ पॉइंट में आ जाती है इनकम, है ना, जैसे 0.75, 0.25, तो इसको राउंड अप करना है। मतलब इसको जो इसके जो नियरेस्ट मल्टीपल्स होते हैं 10, उसमें राउंड अप करना है। अब जैसे हमारी टोटल इनकम आई 5,550 रुपीज, ठीक है, सॉरी 20,05,555 रुपीज। तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 55 रुपीज को 60 रुपीज कर देंगे, ठीक है। 550 है तो उसको क्या कर देंगे, 600 कर देंगे। इस तरह से हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अगला, ऑल एग्रीकल्चर इनकम इज द टोटल। और एग्रीकल्चर इनकम, आपकी आवाज कट रही है। ऑल एग्रीकल्चर इनकम is such aggregate income as the total income. इज एग्जम्प्टेड। ये एग्रीकल्चर की जो इनकम है ये एग्जम्प्टेड रहती है। एग्रीकल्चर इनकम मतलब जो किसान जो खेती कर करके जो इनकम कमाता है वो एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर उस लैंड को अगर किसी को दे करके उसको, जैसे उसने किसी को दे दिया किराए पर और कोई दूसरा कमा रहा है उससे और उसके पास में किराया आ रहा है, तो वो जो किराया है वो एग्जम्प्टेड नहीं होगा। ये इसमें जो कंडीशन है एग्रीकल्चर में, जो एग्जम्पशन है उसमें भी कुछ कंडीशन है। तो ये आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगली स्टेप है कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑन द नेट एग्रीकल्चर इनकम। Calculate income tax on the net agriculture income as increased by 2,50,000 to 3 lakh to 5 lakh। मतलब अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक की है तो वो एग्जम्प्टेड है ना। इसके बाद आता है नंबर 10, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड। थोड़ी धीरे बोलूं, लिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं मैम, लिख रही हूँ। The amount of income tax determined under section 9 above will be deducted from the amount of income tax determined under section 8 above। ऐसी इनकम जो सेक्शन 8 के अंतर्गत आती है और सेक्शन अंतर्गत आती वो भी है। इसके बाद आते हैं 11 नंबर पर, कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन। Calculate income tax on capital gain under section 112
and on other income to And specified rate। कैपिटल गेन की जो इनकम है जो अंडर 12 के अंतर्गत आती है या फिर उसके लिए कोई स्पेसिफिक रेट जो एक्ट है उसमें दिया हुआ है वो भी इसमें कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, फिर अगला है हमारा 12, द बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स लेफ्ट एज पर 10 सेक्शन 10 लेफ्ट एज पर सेक्शन 10 above plus the amount of income tax will be the income tax is respect of the total income। बचा हुआ अमाउंट है हमारा वो क्या कहलाएगा, वो टोटल इनकम कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 14, डिडक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट अंडर सेक्शन 12। नंबर 1 लिखो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। नंबर 2, टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एट सोर्स, जिसको हम शॉर्ट में TDS बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एट सोर्स। नंबर 3, एडवांस टैक्स पेड। और नंबर 4, डबल टैक्सेशन रिलीफ। इनकम आ गई टोटल इनकम, उसमें से हमने क्या क्या माइनस करना है, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 के अंतर्गत जो रिबेट दी हुई है, तो हमारी टोटल इनकम आ गई, उसमें से हमारी जो रिबेट है 2,50,000 की वो हमको माइनस करनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमको TDS जो लगा है वो माइनस करना है। उसके बाद जो हमने पेड एडवांस में हमारा जो इनकम टैक्स हमने पेड कर चुके हैं हमें वो माइनस करना है। और यदि हमको कोई किसी तरह से डबल टैक्सेशन की जो रिलीफ मिली हुई है अगर वो हमको मिलती है तो वो भी माइनस करना है। कितने माइनस करना है ये, टैक्सेबल अमाउंट जो हम पेड करेंगे टैक्स में उसमें से ये सारी चीजें माइनस करनी है। ठीक है, अब नंबर 15, द बैलेंस ऑफ अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन, the balance of amount left after deduction as under item given in section 13 shall be the net tax payable। अब जो बैलेंस हमारे पास में बचा है उसमें से हमने वो आइटम माइनस करने हैं जो सेक्शन 13 में दिए हुए हैं और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो पेबल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 16, amount of net tax
payable, the SSE shall have to pay fines जो हम अगर हम क्या बोलते हैं उसको, डेट निकल जाती है उसके बाद जब हम ज्यादा पैसे भरने पड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? फाइन लगता है। अंडर इनकम टैक्स अगर हमारी डेट निकल जाती है और अगर हमको फाइन लगता है तो वो भी इसमें कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि अब इसमें ये समझ में आया तुमको कि स्टेप बाय स्टेप हमको किस तरह से कैलकुलेट करना है टैक्सेबल इनकम को। तो मैंने इसको मोटा मोटा तुमको बताया था। और जब हम इसको जब हम आगे जब बनाएंगे क्वेश्चन तो पहले तो हमको अलग अलग हेड की इनकम कैलकुलेट करना है और उसका जो लास्ट वाला तुम्हारा चैप्टर आएगा उसमें टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। तो जब हम बनाएंगे तो इसमें तुमको पूरा एक फॉर्मेट बना करके दूंगी तो उसमें तुमको इजी हो जाएगा। ठीक है, बनाने में, क्योंकि ये तो थ्योरी है, ये थ्योरी के हिसाब से ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ तक तो हमने टैक्सेबल इनकम हमने कैलकुलेट कर ली। लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारी इनकम बहुत ज्यादा होती है तो उस पर सरचार्ज लगता है। लेकिन उसके पहले, इसके पहले हम सरचार्ज पढ़े उसके पहले हम पढ़ेंगे कि टैक्स स्लैब में अभी का जो रिसेंटली टैक्स स्लैब क्या है। तो देखो, रिसेंटली जो टैक्स स्लैब है वो है तुम्हारा एक इंडिविजुअल के लिए है। चाहो तो नोट कर लो इसको। 0 से लेकर के 2,50,000 रुपीज इस पर टैक्स नहीं देना है, टैक्स फ्री है, ये नील है। 2,50,000 रुपीज से 3 लाख रुपीज इस पर 5% टैक्स देना है। 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपीज इस पर भी 5% टैक्स देना है। या इसको हम मान सकते हैं 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स देना है। इसके बाद 5 लाख से लेकर के 7,50,000 तक 10% टैक्स देना है। फिर 7,50,000 से लेकर के 10 लाख तक 15% टैक्स देना है। फिर 10 लाख से लेकर के 12 लाख तक 20% टैक्स देना है। 12,50,000 से लेकर के 15 लाख तक 25% टैक्स देना है। और 15 लाख से अबो अगर है तो उसमें 30% टैक्स देना है। ये तो इंक्लूड है। इसके अलावा अब ये जो है ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति जो यंग, मतलब अभी यंग है, जो कमाता धमाता है बढ़िया अच्छी, उसको टैक्स पेड करना है। लेकिन क्या है, हमारे मतलब हमारे समाज में कुछ सीनियर सिटीजन्स भी रहते हैं जिनकी पैसे इनकम होती है जो टैक्स पे करते हैं, है ना। तो सीनियर सिटीजन के लिए जो टैक्स स्लैब है तो उसमें है 3 लाख तक जो टैक्स है वो 3 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, नील है। 3 से 5 लाख की जो इनकम है उस पर उनको 10% टैक्स पेड करना है। 5 से 10 लाख तक जो है वो 20% टैक्स पेड करना है। और यदि 10 लाख से ज्यादा है, अबो 10 लाख है, तो 30% टैक्स पेड करना है। अब ये जो सीनियर सिटीजन है ये 60 वाले हैं, लेकिन बिलो 80 वाले हैं, है ना। इनको हम 60 to 80 मान सकते हैं। ठीक है,
अब जो 80, जिनकी एज 80 ईयर हो गई है या उससे ज्यादा वाले हैं, तो वो आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन में। अगर कोई व्यक्ति 80 साल से ज्यादा का है तो उसकी जो टैक्स स्लैब है वो कुछ इस तरह से है। पहले 5 लाख रुपए तक उसकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। 5 से 10 लाख रुपए तक उसको 20% टैक्स पेड करना है, और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो उसको 30% टैक्स पेड करना है। ठीक है। अब ये तो हो गया, एक इंडिविजुअल हो गया, और उसमें एक सीनियर सिटीजन हो गया, एक यंग व्यक्ति हो गया, एक सीनियर सिटीजन हो गया, एक सुपर सीनियर सिटीजन हो गया। इसमें जो लेडीज है वो उनको भी इंडिविजुअल की श्रेणी में ही आते हैं, और उसमें से भी जो इन्हीं श्रेणियों में लेडीज भी आ जाती है। उसमें ज्यादा उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं बनाया गया। उसके बाद आता है फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, है ना, LLP, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो। तो पार्टनरशिप फर्म के, ये लिख लिया जो मैंने तुमको बताया अभी तक? हाँ, लिख लिया। अब लिखो LLP, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म्स, इनकी जो इनका जो टैक्सेबल रेट है वो 30% है होल इनकम पर। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कंपनीज। अब जो कंपनीज है उनकी 2 कैटेगरी है, एक तो डोमेस्टिक कंपनी है और एक फॉरेन कंपनी है। तो मैंने बताया था डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो रजिस्टर यहाँ हुई है उसका। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आ रही है। जो रजिस्टर हमारे यहाँ इंडिया में, मतलब हमारी कंट्री में जो रजिस्टर हुई है, साथ ही साथ जो वर्क भी यही करती है, और उसका जो प्रॉफिट है वो मतलब हमारे यहाँ जो लेन देन है उससे जो प्रॉफिट होता है वो यहीं पर होता है। तो वो हो गया तुम्हारा डोमेस्टिक, वो तो देगी ही। ठीक है। ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जो जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है लेकिन उसकी ब्रांच किसी दूसरी कंट्री में है, तो उस कंट्री से होने वाली जो इनकम है उस पर भी वो कंपनी टैक्स पेड करेगी। ठीक है, वो भी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है। ऐसी कंपनी जो फॉरेन में रजिस्टर है लेकिन हमारे यहाँ आकर के काम करती है, तो ये पहले ये प्रावधान नहीं था। पहले जो था कि कंपनी क्या करती थी, फॉरेन में रजिस्टर होती थी, यहाँ आकर के अपना प्रोडक्ट बेचती थी, उनसे जो प्रॉफिट होता था तो वो अपनी कंट्री में उसका टैक्स पेड करती थी। लेकिन आजकल जो है हमारी जो इनकम टैक्स एक्ट हुआ है उसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं, तो उसके अंतर्गत जो है वो फॉरेन कंपनी अगर हमारे यहाँ आकर के अपना बिजनेस करती है तो हमारे यहाँ किए जाने वाले बिजनेस पर भी उसको टैक्स पेड करना होगा हमारी कंट्री में। इसके लिए उसको हमारी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है। जैसे अभी तुमने स्टारलिंक इंटरनेट वाला सुना होगा, अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पेपर में? पेपर नहीं आता हमारे यहाँ। पेपर नहीं आता तो तुम्हारे मोबाइल में चलती होगी ना, न्यूज तो आती होगी गूगल में। नहीं, वो तो नहीं पढ़ा अभी मैंने। तो इलॉन मस्क जो है उसके वो एक नासा के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है ना। हाँ, उसने तो नासा के साथ में कोलैबोरेट किया उसने, लेकिन वो जो है उसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च किया है। और इंडिया में भी है, मतलब वो इंडिया में भी उसने उसके प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर एड वगैरह आ रहे थे उसके, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया हुआ है क्योंकि वो जो कंपनी है वो इंडिया में रजिस्टर नहीं हुई है अभी। तो गवर्नमेंट ने लोगों को मना कर दिया है कि स्टारलिंक के अभी इंटरनेट ना खरीदे। तो वो इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो जो डोमेस्टिक कंपनी है उसका होल इनकम जो है उसका 30% लगेगा। ठीक है। और जो फॉरेन कंपनी है तो 40 से लेकर के 50% ये उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये कंडीशन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी।
बहुत सारी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, खंडवा में भी है ना। कई बैंक कोऑपरेटिव, जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ खंडवा में एक बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक है। तो इस तरह की जो सोसाइटी होती है, उनसे होने वाली जो इनकम होती है, उसमें 10,000 रुपीज तक जो है वो 10% टैक्स पेड करना है। 10,000 से लेकर के 20,000 रुपीज तक 20% इनकम टैक्स पेड करना है, और 20% से जो ज्यादा है तो उन पर 30% तक टैक्स पेड करना है। अब ये तो हमने देख लिया कि मतलब इतना इतना हमारी इनकम होगी तो हम इतना इतना टैक्स पेड करेंगे, ठीक है। अगर लेकिन क्या होता है, कई कंपनी या कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत इनकम होती है, बहुत कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि इनकम ज्यादा होती है उनकी, है ना। तो उनको जो एक्सेस इनकम है, जब से जैसे इंडिविजुअल्स है या सीनियर सिटीजन है, इनकी 10 लाख रुपए इससे ज्यादा है इनकम, या फिर कोई कंपनी उनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ये पार्टनरशिप फर्म है, इनकी भी ज्यादा इनकम है 1 करोड़ रुपए से, तो ये जो एक्सेस इनकम है, इस पर कंपनी क्या करती है, सरचार्ज लगाती है, ठीक है। तो सरचार्ज, अब हम आगे नोट करो इसको, सरचार्ज हेडिंग में नंबर 1, एन इंडिविजुअल Hindu undivided family, partnership firm, and other artificial or judicial person. Other artificial or judicial person shall be increased by the surcharge 15% of income tax where the total income exceed 1 crore rupees. कोई भी व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई पार्टनरशिप फर्म, या कोई कंपनी, या कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी एक तरह से आर्टिफिशियल पर्सन ही होती है, या फिर कोई कंपनी जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उसको जो है सरचार्ज देना पड़ेगा, 15% सरचार्ज उसको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, डोमेस्टिक कंपनी, in case of domestic company shall be lived if the total income of the domestic company exceed 1 crore rupees but below 10 crore rupees. 10 crore rupees and सॉरी, मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपनी है जो जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है, तो उसको सरचार्ज कितना 2%, 2% सरचार्ज देना है। क्या लिखा तुमने? जो डोमेस्टिक कंपनी है, अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है, तो उनको 2% सरचार्ज देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आते हैं हम एजुकेशन सेंस पर। तो हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन पर अलग अलग सेंस है।
हायर एजुकेशन पर 1% सेंस है और सेकेंडरी एजुकेशन पर 2% सेंस है। इस तरह से टोटल एजुकेशन सेंस हमारा 3% होता है, जो कि हमको डिडक्ट करना है हमारी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से। सॉरी, डिडक्ट नहीं करना है, ये सरचार्ज लगेगा। ये सरचार्ज लगेगा, 3% का सरचार्ज हमको पेड करना है। दोनों का मिला के। हाँ, दोनों का मिला करके। ये जो सरचार्ज है कहाँ यूटिलाइज होगा? कहाँ यूटिलाइज होगा ये सरचार्ज? ये किसी भी उसमें मतलब लगता है ना, जैसे गवर्नमेंट किसी चीज में यूटिलाइज करेगी ना उसको, नहीं, किसी ये का काम। एजुकेशन है, ये एजुकेशन, एक ये specific मतलब जो एजुकेशन से चैरिटी रिलेटेड फंड, इसको यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, चैरिटी में चाहे जाएगा ना। तो जो 14 अब बिलो 14 एज के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन देना एजुकेशन। है ना, फ्री बुक्स देनी है, तो उसके लिए अब वो देना है तो उसमें खर्च तो आएगा, फ्री में तो मिलेगी नहीं वो। तो उसके लिए जो है एजुकेशन सेंस लगाया जाता है, और ये सेंस इंडिया के सभी लोगों को चुकाना ही पड़ता है, ये कंपलसरी है। तो यहाँ तक तो हमारा आज का जो लेसन था वो हो गया कंप्लीट, जो बेसिक चीजें जो हमको देखनी थी। अब ये बताओ कि कितना समझ में आया तुमको? कोई डाउट आ है गया तुमको है। आ गया समझ नहीं में? कोई डाउट? नहीं, जैसे आपने बोला ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसमें 10,000 की 10 लाख है। 10,000 है। पहले 10,000। पहले हाँ, मैंने तो हम पहली इतने बार उस पे, इतने कम पे क्यों दे रहे हैं घर? कोऑपरेटिव तो बनाई जाती है, वो एनपीओ होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। हाँ। तो और हम इनकम टैक्स हम पेड करते हैं प्रॉफिट के ऊपर अच्छा, तो प्रॉफिट है, इतना या कमाते भी नहीं है। नॉन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो एक्चुअली प्रॉफिट कमाने के लिए अपना काम ऐसा शो करते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट वही लोग कमाते हैं। तो इनके प्रॉफिट पर कम से कम मतलब लगाया जाता है। ये माना जाता है कि इनका प्रॉफिट इतना ही होगा, कम ही प्रॉफिट होगा इनका, इनका इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मान के चलते, और वो लोग शो भी नहीं करते, इससे ज्यादा प्रॉफिट शो भी नहीं करते हैं वो लोग। जैसे तो करना मंदिर पड़ेगा में, हमको। हाँ नहीं, वो फिर वो उनके ऊपर दूसरी जो टैक्स है वो अलग, दूसरे टैक्स लगेंगे। अब जैसे कि मंदिर है, मंदिर भी एक कोऑपरेटिव है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मंदिर में जो ट्रस्ट बना करके वो काम करते हैं, तो मंदिर को क्या इनकम नहीं होती, करोड़ों की इनकम होती है। उनको होती है, वो तो होती है, पर बताते नहीं है, वो हाँ, दिखाते नहीं है। तो वो इसलिए उनकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनकी इनकम जो है वो 10,000 रुपीज तक जो है 10% लगती है। 20,000 से 20%, और 20,000 से जितनी भी इनकम ज्यादा होती है उस पर 30%, परसेंट। फिर वो जितनी भी हो सकती है। तो आज का हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और अब ये बताओ, इस लेसन से रिलेटेड तुम कोई क्वेश्चन है जो तुमको समझना है? नहीं, अभी कल तो सब समझ आ गया। पढ़ के देखा था लेसन जो मैंने पीडीएफ भेजी है? निकाल के रखना अपना डाउट, कल हम पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद सेकंड लेसन के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक और है। थोड़ा सा इस लेसन को थोड़ा स्टडी करके रखना, थोड़ा मैं इस लेसन के बारे में पूछूंगी, कुछ यस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। बाय। बाय।